Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Hassam Manjumir with the part 2 of Synopsis Writing Made Easy. In this part, we are going to talk about how to write the introduction, objective, hypothesis, and operational definitions in a synopsis. Hope you liked my previous video. Kindly subscribe to my channel and like this video. तो नेक्स्ट पॉइंट अब आ गया है कि हाउ टू राइट दी सिनॉप्सिस। तो इसका जो फॉर्मेट मैंने आपके साथ शेयर किया है ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं, बट इट इज़ एन इजी फॉर्मेट है। सीपीएसपी ने अपनी गाइडलाइन में सिर्फ हेडिंग्स बताई हुई हैं और सीक्वेंस ऑफ हेडिंग्स बताया हुआ है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट में जो मैंने शेयर किया है उसमें आप देखेंगे वेरी इजी है। सारी चीज़ों की सब हेडिंग्स भी हैं, तो आप बस उनमें डाटा कॉपी करते जाएंगे तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइटिंग में है दैट इज हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन की जो गाइडलाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने 1.5 पेज का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जिसमें जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें रैशनैल वगैरह होगा, तो वो आप वैसे ही अलहदा लिखेंगे। उससे ऊपर जो है 1 होल पेज एंड 1 पैराग्राफ ऑफ सेकेंड पेज, वो आपकी जो स्टडी आप करना चाह रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन है। तो आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? इंट्रोडक्शन बेसिकली ये है कि जो आप टॉपिक करना चाह रहे हैं उसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, कि उसमें क्या, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ का है तो जी डायबिटीज़ का थोड़ा सा इंसिडेंस लिख दिया, कितने लोगों को डायबिटीज़ है, उसकी 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 टाइप 2, उसमें ये कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट होती हैं और ये ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। ये फॉर इंट्रो हो गया। लेकिन आपका अगर कोई भी टॉपिक है तो अनदर इजी वे इज, और ये इजी वे आप रिसर्च आर्टिकल राइटिंग में भी कर सकते हैं, दैट इज कि सेम टॉपिक के 4-5 आर्टिकल, जिनमें एक आपका मास्टर आर्टिकल है उसके साथ 3-4 और आर्टिकल्स निकाल लें, सबका इंट्रो एक दफा रीड करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है। उन तीनों चारों के इंट्रो को अपनी वर्डिंग में तीनों आर्टिकल्स खोलें, प्रिंट करके बेशक सामने रखें, उन तीनों के इंट्रो को मिक्स करके अपना इंट्रो बना लें। बहुत ईजी है, कॉपी पेस्ट भी मिनिमम होगा, इसलिए आपके प्लेजरिज्म का इशू भी नहीं आएगा। और चूंकि 3-4 को मिक्स कर रहे हैं और 3-4 आपके सामने है, तो आपको एक लेआउट ऑफ इंट्रो और लिखना क्या है उसकी वर्डिंग बहुत इजी मिल जाएगी। तो आप बहुत जल्दी उन तीनों आर्टिकल्स के इंट्रो को मिक्स करके अपना इंट्रो बना सकते हैं। कोशिश करें कॉपी पेस्ट मिनिमम रखें, जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको रीड करके अपने वर्ड्स में टाइप कर लें, पैराफ्रेजिंग करके, ताकि प्लेजरिज्म का इशू ना हो। जब आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, अब आपका ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन आ गया, तो अब लास्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। लास्ट पैराग्राफ जो है उसको आपने लिखना है, चूंकि मैंने आपको बताया ना कि सीपीएसपी डज नॉट वांट यू टू डू अ न्यू स्टडी, वो पुरानी स्टडी को ही आप करें ताकि आप लर्न करें। तो उसी में आपने ये करना होता है कि लास्ट पैराग्राफ के स्टार्ट में आपने जो मास्टर आर्टिकल लिया है ना उसकी वैल्यू लिखनी होती है। कि फॉर एग्जाम्पल ऑथर का नाम लिख लिया कि जी Robinson et al. Did this study in USA and found that the incidence of diabetic nephropathy in controlled diabetes was 96%, for example। तो ये आपकी वैल्यू आ गई मास्टर आर्टिकल की, वो इसलिए लिखनी है ताकि आप उससे रिलेट कर सकें। और उसके बाद आपने लिखना है रैशनैल कि व्हाई आर यू डूइंग दिस स्टडी। आपने अक्सर लोग ना रैशनैल में ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं कि जी वी आर डूइंग दिस स्टडी टू फाइंड आउट द प्रेवलेंस ऑफ नेफ्रोपैथी। वो लगता है कि रैशनैल है कि जी नेफ्रोपैथी की प्रेवलेंस जानने के लिए हम स्टडी करें, दैट इज एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव। रैशनैल इसका ये बनेगा कि हम ये स्टडी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन में कितना है, सो दैट वी कैन मेडिकेट और टेक प्रिवेंटिव मेजर्स बिफोर हैंड। फॉर एग्जाम्पल आपका जो रैशनैल की मैं अब थोड़ी लॉजिक बता रहा हूँ कि क्यों ये रैशनैल है। कि फॉर एग्जाम्पल इंसिडेंस रेट ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज 5%, कि जी 100 में से 5 लोगों को होती है। तो ठीक है, फिर जिन 5 को सिम्टम शो हो सिर्फ उन्हीं को मेडिकेट करें और प्रिवेंटिव मैकेनिज्म सबको बता दें, सब डायबिटिक्स को, ताकि प्रिवेंट भी हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इट इज 90% कि जी 100 में से 90 को होनी है, तो फिर आपने फर्स्ट डे से सबको प्रिवेंशन और मेडिकेशन देनी है रिगार्डलेस कि उनको सिम्टम्स शो हो या ना हो। तो ये आपका रैशनैल है कि जी हम सो दैट वी कैन प्रोवाइड द ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली हम पहले से पेशेंट को कर लें, ताकि हमारे पास मैनेज हो, रेदर देन कि जब उसको डायबिटीज हो जाए और हम नेफ्रोपैथी हो जाए और हम ट्रीट करें, हम उसको पहले से ही वो मेडिकेशंस दें
या प्रिवेंटिव मेजर्स करें जिससे उसको हो ही ना। सेम केस पेरियोडोंटल का है डेंटल में, कि एक पेशेंट को पहले से ही डेंचर वेयरिंग हैबिट्स, डेंचर हाइजीन हैबिट्स और ओरल हाइजीन हैबिट्स पहले से ही रीइंफोर्स करें ताकि उसको हो ही ना। अगर हाई रेट है, अगर बहुत मिनिमम रेट है तो फिर जिसको हो जाए सिर्फ उसको गाइड करें क्योर करने के लिए। लेकिन अगर बहुत हाई रेट ऑफ इंसिडेंस है तो आपने सबको, जिसको फर्स्ट टाइम भी डेंचर इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये रैशनल की लॉजिक है। तो ये अब आपकी हेडिंग होगी। फर्स्ट हेडिंग वाज इंट्रोडक्शन, उसी के एंड में आपने पैराग्राफ डाल दिया जिसमें आपने मास्टर आर्टिकल की वैल्यूज एंड रैशनल ऑफ द स्टडी डाल दिया। सो ये आपके 1.5 पेज का इंट्रोडक्शन हो गया। तो अब हम आते हैं इससे नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, कि इस स्टडी में आप कर क्या रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज, इनको इस सेंटेंस को आपने थोड़ी सी स्टैटिस्टिकल साइंटिफिक वर्ड्स में लिखना है, आपने इसको स्टैंडर्ड इंग्लिश में नहीं लिखना। तो इसकी जो ऑब्जेक्टिव है डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाली, वो ये है कि जी टू फाइंड द इंसिडेंस ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी इन कंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स। और डेंटल वालों के लिए इसी तरह है कि जी टू फाइंड द पेरियोडोंटल हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट्स वेयरिंग रिमूवल पार्शियल डेंचर। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। एक स्टडी के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि ये सिंगल ऑब्जेक्टिव स्टडीज होगी। और इसमें जो स्टडी अगर आप लेते हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि कोशिश करें क्रॉस सेक्शनल स्नैपशॉट स्टडी हो, उसमें भी फर्दर होती हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। ये मैं पॉइंट आपको थोड़ा सा भूल गया, अभी मैं दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन आपको करता हूँ। दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी, कि एक सिंपल इंसिडेंस को डिस्क्राइब किया, जिस तरह ये मैंने दोनों स्टडीज बताई। एक आप इसमें रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी कर सकते हैं कि दो चीजों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सर्जन है और आप कहते हैं कि जी गॉल ब्लैडर रिमूवल है, लेप्रोस्कोपी टेक्निक से करें या प्रॉपर इंसिजन दे के करें, तो किस में टाइम ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी कम होता है। तो आपने ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, आपने रैंडमली एक पेशेंट को लेना है और डॉक्टर को भी नहीं बताना कि जी इस पेशेंट का एंड टाइम पे बताना है डॉक्टर को कि जी इस ट्रीटमेंट ऑप्शन से ट्रीट करें। तो एक केस में डॉक्टर जो है वो लेप्रोस्कोपी से करेगा और एक केस में वो करेगा इंसिजन दे के। दोनों में आप टाइम नोट करेंगे, डॉक्टर को भी नहीं पता कि आप टाइम नोट कर रहे हैं ताकि बायस ना हो, और पेशेंट को भी नहीं पता कि उनकी सर्जरी कौन सी होनी थी। वो भी आपने स्टार्ट करना है। वो यही रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में फिर आप मेथड्स होते हैं, लॉटरी मेथड होता है या किसी सॉफ्टवेयर के जरिए पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं कौन किस सर्जरी फॉल करता है। तो ये भी एक अगर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, तो अगर तो अपने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी क्रॉस सेक्शनल होता है। यही क्रॉस सेक्शनल है कि पेशेंट आया, उसकी आपने सर्जरीज की दोनों तरीकों से, एक से की, दूसरे की आपने टाइम नोट किया, एंड आपको पेशेंट को फॉलो अप नहीं करना। तो ये अगर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है तो फिर आपने हाइपोथेसिस भी लिखनी है। हाइपोथेसिस इज कि व्हाट डू यू बिलीव के एंड रिजल्ट ऑफ दिस स्टडी विल हैपन। फॉर एग्जांपल, आपकी है हाइपोथेसिस होगी कि लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स वुड टेक सिग्निफिकेंटली लेस टाइम, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, सिग्निफिकेंटली लेस टाइम देन इंसिजन सर्जरी। तो ये आपकी हाइपोथेसिस होगी। बाकी स्टडीज में हाइपोथेसिस नहीं लिखनी होती, इसमें आपने हाइपोथेसिस रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में लाजमी लिखनी होती है, ताकि आपने पहले से हाइपोथेसाइज किया और अब आपने उस हाइपोथेसिस को आइदर प्रूव करना है कि यस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी टेक्स लेस टाइम देन कन्वेंशनल सर्जरी, या वो डिसअप्रूव होगी कि नो दे टेक इक्वल टाइम, या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी टेक्स मोर टाइम कन्वेंशनल सर्जरी। तो वो बाद में आपके रिजल्ट्स में प्रूव होगी। तो आपने हाइपोथेसिस की हेडिंग भी डाल देनी है। ये आपकी 3 हेडिंग्स होगी। नेक्स्ट जो 4th हेडिंग है दैट इज ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशंस। आप जब आपको मैंने सैंपल लिंक में दिया, आप उसमें देखेंगे ऑपरेशनल डेफिनेशन। पर्पस ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशंस लिखने का ये है कि आपने सिनॉप्सिस का जो मेन पर्पस है ना, वो यही होता है कि आप किसी को बताते हैं कि आप क्या स्टडी करने लगे हैं। तो आप ऑपरेशनल डेफिनेशंस में वो चीज़ों को डिफाइन करते हैं कि आपकी स्टडी में जो ये टर्मिनोलॉजीज या मेथड्स लिखे हैं, इनका मतलब क्या है। अगले बंदे को शायद एक्सप्लेनेशन ना हो कि उसका मतलब क्या है, तो आपने पहले इसमें एक्सप्लेन करना। और ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखने की सबसे बड़ी गाइडलाइन ये है कि आपने जो भी चीज़ कर रहे हैं उसकी आपने
जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो नहीं लिखना, आपने वो लिखना है कि आप अपनी स्टडी में उसका क्या मतलब ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल से आपको अच्छी समझ आएगी कि अगर आप डायबिटिक नेफ्रोपैथी चेक कर रहे हैं तो आपने ऑपरेशनल डेफिनेशन में लिखा डायबिटिक नेफ्रोपैथी, तो उसमें नेफ्रोपैथी की डेफिनेशन नहीं लिखनी, उसमें लिखना है कि इन दिस स्टडी वी आर गोइंग टू चेक दी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये ऑपरेशनल डेफिनेशन है। या इन दिस स्टडी वी आर गोइंग टू चेक द सेवेरिटी ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन, और नीचे आपने क्लासिफिकेशन लिख देनी है और उस क्लासिफिकेशन को इंटरनेट से आपने जिस आर्टिकल से लिया उसका रेफरेंस भी ऐड कर दें। तो ये है, नेफ्रोपैथी को एक्सप्लेन नहीं करना कि वो क्या होती है, वो हमारा काम नहीं है, वो तो साइंटिफिक चीज है। आपने बताना है आप अपनी स्टडी में उसको कैसे चेक कर रहे हैं। सेम केस है कि अगर आप जब चेक कर रहे हैं पेरिडोंटल हेल्थ, तो आप लिखेंगे कि प्लाक इंडेक्स, लिख के प्लाक इंडेक्स की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे प्लाक इंडेक्स विल बी यूज्ड फॉर मेजरिंग दी ओरल हाइजीन स्टेटस ऑफ या पेरिडोंटल हेल्थ ऑफ आरपीडी वेयरर्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन, और नीचे प्लाक इंडेक्स लिख देंगे 0 1 2 3 4 जो भी क्लासिफिकेशन है, और उसका आर्टिकल जिससे आपने लिया उसका रेफरेंस ऐड कर देंगे। तो ये ऑपरेशनल डेफिनेशन है, हर चीज की ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखनी, 3-4 मेन पॉइंट्स जो आपके हैं जिसकी बेस पे आपकी स्टडी बेस कर रही है, जो मेजरमेंट्स आपने करनी है वो आपने लिख देनी है ऑपरेशनल डेफिनेशंस में।